तू सोचती है कि तू मार्शल कला की प्रतिभाशाली है? आर्या ने ठंडे स्वर में कहा। मैं इस साल 17 साल की हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन मैं पहले से ही तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत पर हूं। तुम्हारा क्या हाल है? पुह! इन शब्दों ने सबको आश्चर्य से हाँफने पर मजबूर कर दिया। तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत, यह किस तरह की अवधारणा थी? मेघछाया नगर में सिर्फ सबसे शक्तिशाली ही इस तरह का साधना स्तर रखते थे। शिवांगी वास्तव में एक प्रतिभाशाली थी, जो 17 साल की आयु में शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत प्राप्त कर लेते थे। वे निश्चित रूप से मेघछाया नगर के इतिहास में एक असामान्य अस्तित्व थे। औसतन हर 100 वर्षों में ऐसे सिर्फ 2 या 3 प्रतिभाशाली ही होते थे, और उनमें से प्रत्येक ने अपने जीवन काल में असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित की, प्रसिद्ध हुए और वर्षा देश के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन आर्या की तुलना में शिवांगी पूर्व वाली के सामने मोमबत्ती भी नहीं ठहर सकती थी। 17 वर्षीय ने तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत प्राप्त कर ली। यहां तक कि वर्षा देश के विशाल क्षेत्र में भी 100 वर्षों में ऐसे कितने प्रतिभाशाली दिखाई देंगे। आर्या ने अब अपनी शक्ति को दबाना बंद कर दिया और तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत के योद्धा की भव्य आभा छोड़ दी। पल भर में आसपास के क्षेत्र के सभी लोग उसके शरीर के अंदर छिपी शक्ति को महसूस कर सकते थे। शिवांगी को इसका सबसे अधिक भार झेलना पड़ा, क्योंकि वह आर्य के सबसे करीब थी। इस शक्तिशाली आभा के नीचे उसने अचानक सिर झुका लिया। वह आर्य को सीधे देखने की भी योग्य नहीं थी। यह अहंकारी शिवांगी के लिए अस्वीकार्य था, और जब वह अपने सिर को उठाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को सीधे देखने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसकी आंखें भय, निराशा और भ्रम से भरी थीं। क्यों अचानक उसकी ही आयु का कोई ऐसा व्यक्ति प्रकट हो गया जिसकी सुंदरता और प्रतिभा इतनी शानदार थी कि उसे अपनी हीनता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति ने अचानक उसे थप्पड़ क्यों मारा? तुझे उसकी अवमानना करने की हिम्मत कैसे हुई? आर्या बोली, मुड़कर अथर्व की ओर इशारा करते हुए, और एक बार फिर शिवांगी की ओर देखती हुई। तू पूरी तरह अयोग्य है। क्या वह अथर्व की रक्षा करने आई थी? चाहे शिवांगी हो या बाकी सब, वे सब पूर्ण अविश्वास की स्थिति में थे। यह लड़की जिसकी शालीन और महान आचरण था, अतुलनीय सुंदरता और मार्शल कला में चौंकाने वाली प्रतिभा, वास्तव में कचरे अथर्व से परिचित थी। एक दूसरे से परिचित होना ही अकल्पनीय काफी था, और फिर भी उसने वास्तव में अथर्व की रक्षा की। कोई इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? खासकर क्षेत्र के युवक, वे सब ईर्ष्या से मरने वाले महसूस कर रहे थे। शिवांगी ने दांत पीस लिए। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। अब उसने अपना सारा क्रोध अथर्व पर स्थानांतरित कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्या बहुत शक्तिशाली थी और वह बदला लेने का जरा भी विचार रखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हालांकि अथर्व एक अलग कहानी था। शरीर शोधन स्तर की 4थी परत के उसके साधना स्तर के साथ उसकी नजरों में वह एक ही प्रहार में समाप्त किया जा सकता था। इसके अलावा सब कुछ अथर्व की वजह से था। उसने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया, इसलिए उसने उसका उपहास किया। नतीजतन उसे आर्या द्वारा सार्वजनिक रूप से थप्पड़ पड़ा और उसने खुद को अपमानित किया। हालांकि सच तो यह था कि अगर उसने पहले अथर्व का अपमान न किया होता तो वह बहुत पहले चला गया होता। फिर बाद की घटनाओं का क्रम कभी घटित ही नहीं होता। लेकिन अपने आत्म केंद्रित व्यक्तित्व के साथ वह कैसे अपने व्यवहार पर विचार कर सकती थी? इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सारा दोष दूसरे व्यक्ति के कंधों पर डाल देगी। उसने अथर्व की ओर इशारा किया और तीखे स्वर में बोली, मैं किस तरह अयोग्य हूं? क्या यह आदमी सिर्फ एक कचरा नहीं है? कचरा? क्या तुमने कभी ऐसा कचरा देखा है जो एक ही रात में 2 परतें पार कर सके? और किस तरह का कचरा होगा जिससे एक कृष्ण श्रेणी का रसायनविद सिर्फ उसके पास रहने के लिए भीख मांगे? स्वाभाविक रूप से आर्या का इरादा शिवांगी को इनमें से किसी भी बात के बारे में सूचित करने का नहीं था। इसलिए उसने सिर्फ कहा, तुम्हारे जैसी संकीर्ण दृष्टि वाली स्त्री स्वाभाविक रूप से यह नहीं देख सकती कि धूल के नीचे
सोना छिपा है, अंधेरे के नीचे मोती छिपा है। तुम पहले ही अपना अवसर गंवा चुकी हो, इसलिए तुम्हें उसकी चमक बताने का कोई मतलब नहीं। जैसे ही वह बोली, आर्या को थोड़ी चिढ़ महसूस हुई। अथर्व ने वास्तव में ऐसी स्त्री की प्रशंसा की थी। बेशक वह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि वह ईर्ष्यालु थी। हा 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 हा, शिवांगी जोर से हंसी, फिर अथर्व की ओर इशारा करते हुए बोली, वह सोना है, वह मोती है। तुम किस तरह का मजाक खेल रही हो? वह और कुछ नहीं, बस एक कचरा है, एक पूर्ण निरा कचरा। 3 महीने से कम समय में वह ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसकी ओर तुम सब सिर्फ ऊपर देख सकोगे। आर्या ने आश्वस्त स्वर में कहा। वह नहीं जानती थी कि अथर्व ने अतीत में इतना निम्न प्रोफाइल क्यों रखा था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने वाला था, इतना चकाचौंध करने वाला कि सूरज भी उसके मुकाबले फीका पड़ जाए। यह शब्द सुनकर सबने उपहास किया। हालांकि अथर्व ने सचमुच चेतन को हरा दिया था, लेकिन उसका वास्तविक साधना स्तर सिर्फ शरीर शोधन स्तर की 4थी परत था, या अधिकतम 5वीं परत। हालांकि इस तरह का साधना स्तर कचरा नहीं माना जाता था, फिर भी इसे प्रतिभाशाली घोषित करने से बहुत दूर था। ये तो छोड़ो कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति बने जिसकी ओर सब सिर्फ ऊपर देखें। आर्या की बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत की योद्धा की आभा हल्की सी कांपी और अचानक सारी उपहास भरी हंसी पूरी तरह रुक गई। अथर्व, तूने हिम्मत कैसे की? इस क्षण एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी, क्योंकि 2 आकृतियां तेजी से मार्शल प्रशिक्षण प्रांगण में घुस आईं। आकृतियों में से एक और कोई नहीं बल्कि चेतन था। दूसरी आकृति उससे थोड़ी बड़ी लग रही थी। उनकी विशेषताओं में कुछ समानताएं थीं। यह चेतन का बड़ा भाई चिराग था, वर्तमान में 19 वर्ष का, शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत। दोनों शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत पर थे। एक 17 का था, दूसरा 19 का। उनकी संबंधित जन्मजात प्रतिभा की कोई तुलना नहीं थी। बेशक 19 वर्षीय जिसने शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत प्राप्त कर ली हो, वह अभी भी मेघछाया नगर में प्रतिभाशाली की उपाधि का दावा कर सकता था। हालांकि वह शिवांगी जितना असाधारण नहीं था। धक 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 धक, चिराग के कदम जोर से गूंज रहे थे, उसकी वर्तमान भयंकर क्रोध की स्थिति का संकेत देते हुए। वह अथर्व से लगभग 3 मीटर दूर रुका, उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, तूने किस नीच साधन का उपयोग किया है? अथर्व ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, तो मैं सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि मैंने नीच साधनों का उपयोग किया? बेशक, वरना तुम्हारे जैसे कचरे ने कभी मेरे छोटे भाई को कैसे हराया होता? चिराग जोर से बोला। अथर्व की कचरे के रूप में कुख्यात प्रतिष्ठा के विपरीत अगर आज के मुद्दे को उचित रूप से नहीं निपटाया गया तो वर्मा वंश की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इसलिए चाहे यह सच हो कि अथर्व ने नीच साधनों का उपयोग किया या नहीं, उसे जोर देना था कि उसने ऐसा किया था। कचरा शब्द सुनकर सबके चेहरे बहुत अजीब हो गए। शिवांगी ने अभी अभी कुछ ऐसा ही कहा था और नतीजा आर्या द्वारा बार बार थप्पड़ खाना था। यह तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत की कुलीन योद्धा अभी भी यहां है और तू वास्तव में सार्वजनिक रूप से अथर्व को कोसने की हिम्मत करता है? क्या यह मुसीबत मांगना नहीं है? अथर्व के अनुभव के साथ वह स्वाभाविक रूप से एक नजर में बता सकता था कि चिराग के इरादे क्या थे। उसने उन्हें उजागर नहीं किया और सिर्फ धीरे से कहा, ओह, तो मैं कैसे साबित करूं कि मैंने उन नीच साधनों का उपयोग नहीं किया जिनकी तू बात कर रहा है? तूने मेरे छोटे भाई को धमकाने के लिए नीच साधनों का उपयोग किया। एक बड़े भाई के रूप में मैं कैसे दिखावा कर सकता हूं कि मैंने कुछ नहीं देखा? चूंकि तू इतना बहादुर है तो मैं तुझे चुनौती देता हूं कि तू मेरे साथ मुकाबला कर। चिराग स्पष्ट रूप से अच्छी तरह तैयार होकर आया था, सब सोचने से खुद को रोक ना सके। कितना निर्लज्ज! तू पहले से ही शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत पर है, जबकि अथर्व सिर्फ 4थी परत पर है। 5 परतों का अंतर वह तुझसे कैसे तुलना कर सकता है?
हालांकि जब तक अथर्व को कड़ी पिटाई दी जाए, यह चेतन की पिछली हरकतों से हुए शर्मिंदगी की डिग्री को कमजोर कर देगा और चेतन का बदला लेने में भी मदद करेगा। यह एक बहुत चतुर चाल थी और कहा जा सकता था कि एक पत्थर से दो पक्षी मारना। अथर्व की मुस्कान गायब हो गई और उसने सिर हिलाया, कहते हुए, तो शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत पर है, जबकि मैं सिर्फ 4थी परत पर हूं। क्या यह बहुत अन्यायपूर्ण नहीं लगता? मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तू मुकाबले में अपनी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढ ले। चेतन जोर से हंसा। स्वाभाविक रूप से वह अथर्व के कचरे वाले लेबल से बहुत परिचित था। ऐसी प्रतिष्ठा के साथ पूरे अकादमी में कोई उससे दोस्ती नहीं करेगा, तो वह पृथ्वी पर मदद के लिए किसी को कहां ढूंढ सकता था। इसके अलावा भले ही उसने मदद के लिए किसी को ढूंढ भी लिया तो क्या? चेतन शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत पर था और अकादमी के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। उसे किस बात का डर था? सबके चेहरे एक बार फिर बहुत अजीब हो गए। अथर्व के पास वास्तव में कोई था जो उसके पक्ष में था। इसके अलावा वह कोई अत्यंत शक्तिशाली तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत का योद्धा था जो एक ही चाल में शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत के व्यक्ति को तुरंत मार सकता था। क्या यह सिर्फ मौत की तलाश नहीं थी? अथर्व, बहुत आगे मत बढ़ो, चेतन ने सिर उठाकर कहा। वह इस मामले पर झुक नहीं सकता था और न झुकेगा। अथर्व ने भारी स्वर में हंसा और कहा, और मैं तो डर रहा था कि तू झुक जाएगा और मेरे पास तुझे मारने का कोई कारण नहीं बचेगा। यह आदमी मुझे मारना चाहता है? चेतन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अथर्व की ओर देखा तो उसके चेहरे पर कठोर भाव था। वह स्पष्ट रूप से मजाक नहीं कर रहा था। वह अपने शरीर के कांपने को नियंत्रित न कर सका और बोला, क्या तू दोनों महान वंशों के बीच खून की दुश्मनी भड़काना चाहता है? क्या तू आर्य वंश के इतिहास का सबसे बड़ा पापी बनना चाहता है? एक तुच्छ छोटा वर्मा वंश, और तू सोचता है कि मेरे सामने हाथ पैर पटकने के लायक है? अथर्व ने उपेक्षा से कहा, अगर तुम्हारा वर्मा वंश कोई कदम उठाने की हिम्मत करे तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। धड़ाक। आसपास के क्षेत्र में आवाजों का विस्फोट हो गया। कितने बड़े शब्द! आर्य और वर्मा दोनों मेघछाया नगर में शक्तिशाली वंश थे। उनकी शक्ति लगभग बराबर थी और अगर दोनों के बीच विवाद होता तो कोई भी पक्ष जीत नहीं पाता और सिर्फ बुरी स्थिति में आता। स्थिति में नतीजतन, हालांकि दोनों वंशों में एक दूसरे से छुटकारा पाकर मेघछाया नगर पर अकेले अधिकार हासिल करने की इच्छा थी, फिर भी कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता था। अथर्व, यह कचरा, वास्तव में कह रहा था कि वह अकेले वर्मा वंश को खत्म कर देगा। क्या वह मजाक कर रहा था? हालांकि इस क्षण अथर्व के चेहरे पर भयंकर भाव देखकर उसके पूरे शरीर से एक अवर्णनीय प्रताप उमड़ रहा था। किसी कारण से इससे क्षेत्र के सभी लोग वाक्यहीन हो गए। सबको एक ही अनुभूति हो रही थी और वह यह कि उनके सामने का युवक इस क्षण अब वह तथाकथित कचरा नहीं रह गया था जिसे वे जानते थे। कुछ लड़कियों की निगाहें तो चमक भी उठीं। कितना मर्दाना! उनके घुटने वास्तव में थोड़े कमजोर पड़ गए थे। कितनी डींग हाकी है तेरी! किसी और की जरूरत नहीं। अकेला मेरा बड़ा भाई ही तुझे अकेले दबा सकता है। चेतन चिल्लाया। उसका पूरा चेहरा जिद्दी अवज्ञा से भरा हुआ। उसकी नजरों में अथर्व सिर्फ एक खिलौना था जिसे वह और उसका बड़ा भाई चिराग अनगिनत बार धमका चुके थे। अब जब अथर्व ने टेबल पलट दी थी और उसे दबा दिया था, यह ऐसी बात थी जिसे वह किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता था। पाठ! अथर्व ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया और एक प्रतापपूर्ण स्वर में पूछा, तो तू सचमुच मरना चाहता है? अगर वर्मा वंश उसके खिलाफ किसी भी तरह का बदला लेने का इरादा रखता तो वह इस अवसर का उपयोग करके वर्मा वंश को खत्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा। गुरुवर शुक्ल के उसके प्रति सम्मान को देखते हुए उनसे कार्रवाई करवाना स्वाभाविक रूप से छोटी सी बात होगी। और हालांकि गुरुवर शुक्ल मार्शल कला में कोई प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन कम से कम उनके पास झरना स्तर की साधना थी। उनके लिए वर्मा वंश को खत्म करना बच्चों का खेल होगा। तो अगर वर्मा वंश इतनी बेसब्री से अपना विनाश चाहता है तो वह गुरुवर शुक्ल का उपयोग करके उनसे छुटकारा पाने में
कोई आपत्ति नहीं करेगा। चेतन खुद को रोक न सका और उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। अथर्व के सामने उसे एक अतुलनीय दबाव महसूस हो रहा था और आसन्न मृत्यु का खतरा भी। उसके सामने का यह युवक अब अतीत का अथर्व नहीं रह गया था जिसे उसने अनगिनत बार धमकाया था। अब वह एक भयंकर मृत्यु का देवता था। पाठ! वह अपने पैरों के कमजोर पड़ने को रोक न सका और जमीन पर घुटने टेक बैठा। अपनी जान और अपने गर्व के बीच चुनाव का सामना करते हुए वह बिना किसी दूसरे विचार के अपना गर्व फेंक देगा। आखिरकार एक बार मर गए तो सब खत्म। वह सचमुच घुटने टेक गया। पूरा क्षेत्र हंगामे में आ गया। चेतन वर्मा वंश का दूसरा युवा स्वामी था और काफी हद तक पूरे वर्मा वंश का प्रतिनिधित्व कर सकता था। ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में घुटने टेक गया। इसके अलावा वह जिसके सामने घुटने टेक रहा था वह उस वंश का सदस्य था जो वर्मा वंश का दुश्मन था। यह व्यावहारिक रूप से वर्मा वंश की अपमान पट्टिका पर अंकित किया जा सकता था। तो चेतन वास्तव में कमजोरों को धमकाने वाला लेकिन शक्तिशाली के सामने कांपने वाला निकला। पहले किसी को उसका कायर चरित्र क्यों नहीं पता चला? सब जवाब जानना चाहते थे, लेकिन सोचने के बाद यह काफी सामान्य लग रहा था। आखिरकार चेतन हमेशा वर्मा वंश के दूसरे युवा स्वामी के रूप में सुर्खियों में रहा था। कौन उसका विरोध करने की हिम्मत करता? इसलिए बेशक किसी के लिए यह असंभव था कि वह पता लगाए कि उसके दबंग अहंकारी बाहरी रूप के नीचे वह वास्तव में एक बड़ा कायर था। लेकिन अथर्व सचमुच बहुत दबंग था। उसने वास्तव में वर्मा वंश के दूसरे युवा स्वामी को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। क्या वह दोनों वंशों के बीच महान युद्ध भड़काने से नहीं डरता था? इतना शानदार। वे अनेक लड़कियां जो पहले से ही अथर्व की पिछली हरकतों से मोहित और प्रेम मग्न हो चुकी थीं, जोर से चीख उठीं। अथर्व, क्या तूने काफी कर लिया? चेतन ने दांत पीसते हुए कहा। इस क्षण उसके सिर में सिर्फ एक ही विचार था और वह यह कि इस जगह से निकल जाए, फिर अपने बड़े भाई के साथ वापस दौड़ता हुआ आए, अपना खोया गर्व वापस पाए और जो अपमान और बेइज्जती उसने झेली थी उसका बदला ले। यहां से रेंग कर निकल। अथर्व ने शांत स्वर में कहा। क्या? चेतन ने सोचा कि उसने गलत सुना है। पाठ! अथर्व ने चेतन की पीठ पर एक लात मारी जिससे वह दोनों हाथों से जमीन पर खुद को संभालने को मजबूर हो गया। अथर्व, तू इस तरह मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है? मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। चेतन पागल होने वाला था। घुटने टेकना पहले ही सबसे बड़ा अपमान था जिसकी वह कल्पना कर सकता था, लेकिन अगर उसे वास्तव में इस तरह जमीन पर गिरना भी पड़े और वास्तव में यहां से रेंग कर निकलना पड़े, अगर मैं तेरा अपमान करूं तो क्या? कचरा! अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। क्या वर्मा भाइयों ने अतीत में उसका पर्याप्त अपमान नहीं किया था? वर्मा भाई उस तरह कार्य करने की हिम्मत इसलिए करते थे क्योंकि वे उसके पूर्ववर्ती से शक्तिशाली थे और वयस्क निश्चित रूप से छोटी पीढ़ी के इस तरह के विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, कम से कम जब तक कोई मृत्यु या स्थायी चोट न हो, वरना वे दूसरों द्वारा हंसे जाते। तू या तो यहां से रेंग कर निकल या यहीं मर, अपना चुनाव कर, अथर्व ने कहा। इतना दबंग, क्या यह सचमुच वही अथर्व था जिसे वे जानते थे? सब स्तब्ध और वाक्यहीन रह गए। अतीत में वे सब अथर्व को कचरा कहकर हंसते थे, लेकिन किस तरह का कचरा वास्तव में वर्मा वंश के दूसरे बेटे को सार्वजनिक रूप से घुटने टेकने और कुत्ते की तरह रेंगने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करेगा? वह पागलपन भरा कमाल था। चेतन पागलों की तरह पसीना बहा रहा था। वह वंश का पापी बनने की कोई इच्छा नहीं रखता था और इससे भी अधिक सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। हालांकि मृत्यु की संभावना का सामना करते हुए उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी। बहुत जल्दी उसने अपने हाथ हिलाए, जमीन पर रेंगना शुरू कर दिया। हा 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 हा। उनके आसपास सब हंसने लगे। अचानक ऐसा लगा जैसे हंसी संक्रामक हो गई हो, जिससे और भी लोग उनका अनुसरण करने और हंसने लगे। वर्मा वंश का दूसरा युवा स्वामी कुत्ते की तरह रेंग रहा है, यह रोज देखने वाली बात नहीं थी। चेतन के आंसू तुरंत फूट पड़े। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मन में कसम खाई कि वह निश्चित रूप से अथर्व को मार डालेगा। निश्चित रूप से।
वह 10 से अधिक कदम रेंगा, फिर तुरंत जमीन से उठा और मार्शल प्रशिक्षण प्रांगण से बाहर दौड़ गया। वह अपने बड़े भाई चिराग को ढूंढना चाहता था और अथर्व को मार डालना चाहता था। मारो मारो मारो, पाट पाट पाट। तालियों की आवाज उठी और सबका ध्यान आकर्षित किया। सब चुप हो गए और उस पतली सुंदर लड़की की ओर देखा जिसने अभी अभी ताली बजाई थी। शिवांगी ने ताली बजाना बंद किया और बोली, मुझे स्वीकार करना होगा, यह एक बहुत रोमांचक प्रदर्शन था। हालांकि क्या तुम सोचते हो कि इस तरह की चीज से तुम मुझे प्रभावित कर सकते हो? तुम खुद को धोखा दे रहे हो। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। दुर्भाग्य से तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर बहुत व्यापक है। तुम मेरी छोटी उंगली से भी तुलना नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे किसी से पसंद किया जाना खुद के लिए पूर्ण अपमान है। तू खुद को बहुत ऊंचा समझती है। मूर्ख। अथर्व ने सिर हिलाया। अपने पूर्ववर्ती की खातिर वह इस मूर्ख लड़की से बात करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। मार्शल कला में अपनी प्रतिभा के साथ मैं भविष्य में निश्चित रूप से प्रसिद्ध होंगी और लड़की होने के बावजूद चमत्कार रचूंगी। शिवांगी ने गर्व से कहा, तुम्हें अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूं कि तुमने जो कुछ भी किया वह मेरी रुचि आकर्षित करने के लिए था, लेकिन बहुत दुर्भाग्य से मैं कभी तुम्हारे जैसे छोटे किरदार को नहीं देखूंगी। हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले समाप्त हो चुका है। मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं। मैंने पहले ही दिव्य प्रकाश अकादमी का निमंत्रण प्राप्त कर लिया है और अगले साल आधिकारिक रूप से दिव्य प्रकाश अकादमी की शिष्या बन जाऊंगी। तू एक तुच्छ कचरा वास्तव में मुझे पसंद करने की हिम्मत करता है? तू योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है, वह जो चाहे कहे, उसे पसंद करना। वह स्वाभाविक घटनाक्रम था। वह सुंदर थी और मार्शल कला में अत्यंत प्रतिभाशाली, इसलिए निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अगर तुम कहो कि तुम उसे पसंद नहीं करते तो धत्त, तुम जानबूझकर विपरीत शब्द कहकर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। इस बिंदु तक आत्ममुग्ध होना वह निश्चित रूप से एक विचित्र थी। यहां तक कि अथर्व भी वाक्यहीन रह गया। आमतौर पर जब वह इस तरह के निर्लज्ज व्यक्ति का सामना करता तो वह सीधे एक अच्छा ठोस थप्पड़ जड़ देता। शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत, थोड़ी चुनौतीपूर्ण लेकिन असंभव नहीं। अथर्व की आंखें ठंडी हो गईं और वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी नजर एक सुंदर आकृति पर पड़ी जो धीरे धीरे मार्शल प्रशिक्षण प्रांगण में आ रही थी। आर्या। वह एक असाधारण रूप से सुंदर स्त्री थी जो जहां भी जाती सबका केंद्र बन जाती। बहुत जल्दी सबका ध्यान उसकी सुंदर आकृति से आकर्षित हो गया। अचानक सबने स्तब्ध भाव धारण कर लिया। वह इतनी सुंदर थी। शिवांगी वास्तव में एक सुंदर लड़की थी, लेकिन इस व्यक्ति की तुलना में वह कम पड़ती थी। इसके अलावा इस लड़की में एक अवर्णनीय शालीन आचरण था, मानो वह कोई महान राजकुमारी हो। तुलना में शिवांगी की तथाकथित सुंदरता इतनी धुंधली हो गई कि वह एक गांव की लड़की जैसी लगने लगी। इस क्षण सबके हृदय में सिर्फ एक ही विचार था, वह कौन थी? क्या वह स्वर्ग से उतरी कोई देवी थी? उसकी सुंदरता इतनी ठंडी और शालीन कैसे हो सकती थी? जो कोई भी उसके बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत करता, उसे ऐसा लगता जैसे वह ईश निंदा कर रहा हो। सबकी स्तब्ध निगाहों के नीचे आर्या पहले ही अथर्व के पास से गुजर चुकी थी और बिना एक पल रुके आगे बढ़ती रही। यह स्वाभाविक था। अगर आर्या वास्तव में रुक जाती तो वे और भी स्तब्ध होते। एक तुच्छ कचरा, उसका इस ठंडी और शालीन देवी से कोई संबंध कैसे हो सकता था? शिवांगी ने भारी दबाव महसूस किया। दूसरे की सुंदरता ने खुद उसे अपनी हीनता महसूस करा दी, जिससे वह ईर्ष्या से पागल हो गई। दूसरी सिर्फ थोड़ी अधिक सुंदर नहीं थी, सभी श्रेणियों में रूप, आकृति और आचरण वह पूरी तरह अभिभूत थी। इसलिए चाहे वह कितना भी स्वीकार न करना चाहे, वह सिर्फ चुपके से दांत पीस सकती थी। आर्या शिवांगी के सामने रुकी और अपने हाथ के एक झटके के साथ दूसरे के चेहरे पर एक थप्पड़ गूंजा। पाठ, कड़क, जोरदार और स्पष्ट। तू। शिवांगी थप्पड़ से बेवकूफ हो गई, लेकिन तुरंत क्रोध से भड़क उठी। अपने दाएं हाथ के एक झटके के साथ
एक समान थप्पड़ आर्या की ओर उड़ा, लेकिन शरीर शोधन स्तर की 9वीं परत, तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत के खिलाफ क्या कर सकती थी? पाठ। आर्या का हाथ एक बार फिर उठा और नीचे गिरा, और दूसरी बार शिवांगी के चेहरे पर एक ठोस थप्पड़ गूंजा। इन 2 थप्पड़ों से शिवांगी के सुंदर बाल बिखर गए। उसका सुंदर चेहरा सूज गया और वह थोड़ी दयनीय लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें क्रोध और जहर से भरी थीं, मानो वह किसी को निगल लेना चाहती हो। उसने तीखी चीख मारी और एक बार फिर आर्या पर हमला किया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से व्यर्थ प्रयास था। पाट पाट पाट, उसे बार बार थप्पड़ पड़ रहे थे, मानो वह बिना किसी जवाबी क्षमता की गुड़िया हो। सब हांफने लगे। ये दोनों लड़कियां लगभग समान आयु की लगती थीं, तो फिर उनकी क्षमता में इतना बड़ा अंतर क्यों था? यह बर्फीली सुंदरी आखिर कौन थी, और वह किसी कारण से शिवांगी को थप्पड़ क्यों मार रही थी? गर्व करने का तुझे क्या अधिकार है? आर्या ने ठंडे स्वर में पूछा।